हेलो टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू योर प्रिपरेशन लैब। हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से डील कर रहे थे, जो कि एमपीपीएससी मेंस जीएस 1 का टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सीप्लॉट स्प्रेडिंग थ्योरी। लास्ट लेक्चर में हमने कन्वेक्शन सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, एंड ये दोनों थ्योरीज की यूटिलिटी क्या है। ये दोनों थ्योरीज जो हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की जो कमियाँ थी उनको दूर करती है। यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अल्फ्रेड वेगनर ये नहीं बता पाए थे कि कॉन्टिनेंट्स एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट किस फोर्स की वजह से करते हैं, तो ये दोनों थ्योरीज ने उस कमी को दूर किया था। फाइन, तो ये स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्लेट्स, जहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में स्किप किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्लेट्स क्या होती है। प्लेट्स जो होती है ब्रोकन पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर होती है। अभी लिथोस्फेयर क्या होता है, जैसे अर्थ अलग अलग लेयर से मिलकर बना होता है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। दिस इज क्रस्ट सबसे अपर पार्ट, उसके बाद आता है मेंटल, एंड सबसे लास्ट में आता है कोर। तो जो लिथोस्फेयर होता है दैट इज कंस्टिट्यूएंस ऑफ अपर क्रस्ट, मतलब क्रस्ट एंड अपर मेंटल का बीच का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, ये रॉक्स से बना होता है। लिथो मतलब लिथो वर्ड का मीनिंग होता है रॉक, एंड ये रॉक से बना होता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज लिथोस्फियर। फाइन, अब ये जो लिथोस्फेयर है ये स्टेनोस्फेयर के ऊपर ड्रिफ्ट करता है। अब ये स्टेनोस्फेयर क्या है, स्टेनोस्फेयर मेंटल का वाला पोर्शन होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में या फिर प्लास्टिक फॉर्म में है। ठीक है, जिसके ऊपर सारे के सारी प्लेट्स मूव करती है। फाइन, तो प्लेट्स क्या होती है, ये ब्रोकन पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर होती है जो कि किसके ऊपर ड्रिफ्ट कर रही है, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। और एस्थेनोस्फेयर क्या है, ये सेमी मोल्टन मेंटल का जो पार्ट है दैट इज एस्थेनोस्फेयर। अब ये प्लेट्स जब ड्रिफ्ट करती है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, या फिर लिथोस्फेयर जब ड्रिफ्ट करता है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, तब ये एक दूसरे से इंटरेक्शन में भी आते हैं। इंटरेक्शन मतलब कि सपोज ये एक प्लेट है एंड ये दूसरी प्लेट है, ये एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ड्रिफ्ट करते हुए इसके कांटेक्ट में आ रही है या फिर इससे दूर जा रही है। उस बेसिस पे हम प्लेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी प्लेट्स होती है आइए जानते हैं। तो प्लेट्स के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला जो प्लेट होता है दैट इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट से हम स्टार्ट करते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, जैसे सपोज एक प्लेट मार्जिन है, इस प्लेट मार्जिन से दोनों प्लेट्स जो हैं एक दूसरे से दूर जा रही है। अर्लियर ये प्लेट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में थी, बट अब ये एक दूसरे से दूर जा रही है। अगर इसका एप्लीकेशन आपको देखना है तो हमने जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बात की थी, तो जो सुपर कॉन्टिनेंट था दैट वाज पेंथालासा, दैट वाज सुपर ओशियन, एंड पेंजिया वाज सुपर कॉन्टिनेंट। तो सुपर कॉन्टिनेंट जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था कार्बोनिफेरस एज में। तो जब ये एक दूसरे से डिवाइड हुए, मतलब इनके बीच में डाइवर्जेंस हुआ। फाइन, ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाने लगी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस जो होती है इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी बोलते हैं। अब इसकी क्या यूटिलिटी है, हम जब सी प्लॉट स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री क्यों कहते हैं। फाइन, इसमें टोपोग्राफी जो बनती है वो रिच या फिर रिफ्ट टाइप की बनती है, एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ इसमें होती है। फाइन, तो ये जो चीज़ें हैं, जो अदर डिटेल्स है, ये भी आपको थोड़ी देर में क्लियर होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। देन सेकंड जो बाउंड्री है दैट इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होता है, 2 प्लेट्स एक दूसरे के पास में आती है। डाइवर्जेंट में एक दूसरे से दूर जाती है, बट कन्वर्जेंट में प्लेट्स एक दूसरे के पास में आती है। अब अगर एक दूसरे के पास में आएगी तो उसकी वजह से ट्रेंच वगैरह बनेंगे। अब ये ट्रेंच क्या होता है इसको भी हम सी प्लॉट स्प्रेडिंग थ्योरी के टाइम पर पढ़ेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है। इसका एग्जाम्पल आपको देखना है तो जैसे इंडिया, इंडिया जो है दैट वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, बट आज वो किससे अटैच्ड है, यूरेशिया से। देखिए, तो इंडिया जो है वो यूरेशिया से, इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था, बट आज यूरेशिया से अटैच्ड है। यहाँ पर यूरेशिया था अर्लियर। फाइन, और इंडिया यहाँ का ही था, गोंडवाना लैंड का पार्ट। ये ऊपर की साइड ड्रिफ्ट करते आया। ये भी एक कॉन्टिनेंटल मास है, मतलब कि ये लिथोस्फेयर का पार्ट है और ये भी एक लिथोस्फेयर का पार्ट है। ये दोनों प्लेट जब एक दूसरे से इंटरेक्ट हुई तो जब इंडिया यहाँ पर पहुँचा तो उसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये उसकी एक यूटिलिटी है। जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो उस वजह से क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे तब। तो दैट इज़ अ यूटिलिटी ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो अब इसको डिस्ट्रक्टिव क्यों बोलते हैं, ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी जब हम सी प्लॉट स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ेंगे तब। उसके बाद इसकी वजह से ट्रेंच वगैरह बनते हैं, एंड इसमें भी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है। फाइन, तो ये जो है ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में हमने बात की। अब आइए ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के बारे में जानते हैं। फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्या होती है, इसमें ना तो प्लेट एक दूसरे के पास आती है ना ही एक दूसरे से दूर जाती है। इसमें क्या होता है, प्लेट्स एक दूसरे के आसपास खसकती है, मतलब स्लाइड करती है। तो इसमें ना तो किसी चीज़ का क्रिएशन होगा ना ही किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन होगा। तो इसी वजह से इसको कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं,
एंड इसकी वजह से कोई मेजर इफेक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से की अगर हम बात करें तो इससे माउंटेन्स वगैरह बनते हैं, एक जनरल ओवरव्यू लेता हूँ। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की वजह से रिच वगैरह बनती है और जो वैलीज वगैरह बनती है, ये सारी की सारी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से बनती है। बट ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री से इतना कोई लैंडफॉर्म वगैरह नहीं बनते हैं, तो इसके इम्पैक्ट थोड़े से कम होते हैं। फाइन, तो ये था प्लेट्स के बारे में। आइए अब मेजर प्लेट्स के बारे में जानते हैं। अर्थ के ऊपर 7 मेजर प्लेट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। देखिए, तो ये पहला है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दूसरा है नास्का प्लेट। नास्का प्लेट माइनर प्लेट कैटेगरी में आती है। थर्ड प्लेट इज साउथ अमेरिकन प्लेट। फोर्थ प्लेट इज अफ्रीकन प्लेट, ये काफ़ी बड़ी प्लेट है। ये यूरेशियन प्लेट। ये वाला जो है माइनर प्लेट है, दैट इज अरेबियन प्लेट। देन दिस इज इंडियन प्लेट, दिस इज ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दिस इज अंटार्कटिक प्लेट, एंड दिस इज फिलीपीन सी प्लेट, एंड दिस इज पैसिफिक प्लेट। ठीक है, ये कुछ प्लेट्स हैं जो जिनके बीच में इंटरेक्शन वगैरह चलते रहते हैं और उसकी वजह से हमको आज ढेर सारे लैंडफॉर्म्स वगैरह देखने को मिलते हैं। जैसे हिमालय का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इंडियन प्लेट यहाँ पर आकर जब जुड़ी, उसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे। फाइन, तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्लेट्स। आइए आज का जो हमारा टॉपिक है अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, उससे स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में वो क्या है। तो देखिए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमने उस दिन कन्वर्जेंट प्लेट कन्वेक्टिव करंट थ्योरी के बारे में देखा था। क्या था कन्वेक्टिव करंट थ्योरी में? कन्वेक्टिव करंट थ्योरी में आइए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उसमें क्या हो रहा था, सपोज ये एक कन्वेक्शन सेल बना। कन्वेक्शन सेल क्यों बनता है? क्योंकि ये कोर के कॉन्टेक्ट में होता है, कोर काफ़ी गर्म पार्ट होता है। ये दूसरा कन्वेक्शन सेल बना, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसकी वजह से जहाँ पर जो ओशियनिक क्रस्ट है, पतला सा ओशियनिक क्रस्ट है, उसमें एक ब्रेकेज डेवलप होता है। उस ब्रेकेज की वजह से क्या होगा, ये वाला पार्ट इस साइड मूव करेगा, ये वाला पार्ट इस साइड मूव करेगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, है ना। डाइवर्जेंस में प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है। तो ये किस वजह से हो रहा है? कन्वेक्शन सेल की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो कन्वेक्शन सेल थ्योरी अभी हमने ब्रीफ में देख ली। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में जानते हैं। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकंड जब तक नहीं हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड का टेन्योर क्या था, 1839 से लेकर 1845 तक, सॉरी 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकंड चला था। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के पहले ऐसा माना जाता था कि सी फ्लोर पे कोई भी फीचर नहीं मिलते, सी फ्लोर एकदम प्लेन है, मतलब वहाँ पर कोई भी फिजिकल फीचर नहीं मिलता। जैसे कि अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर देखें तो हमको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, प्लेन्स देखने को मिलते हैं, बट ऐसा कोई भी फीचर हमको कहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ऐसा वर्ल्ड वॉर सेकंड के पहले माना जाता था कि सी फ्लोर एकदम फ्लैट है। बट हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी प्रोपाउंड की थी 1960s में। उसके थ्रू हमको पता चला कि अलग अलग जगह पर रिलीफ फीचर देखने को मिलते हैं ओशियन फ्लोर पे। उसके अलावा सोनार एक टेक्निक होती है, सोनार टेक्निक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर की जाएगी। तो सोनार टेक्निक के थ्रू हमको पता चला कि किस तरह के फिजिकल फीचर हमको देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं? रीजस क्या होती है? जैसे सपोज अभी हमने ओशियनिक क्रस्ट के बारे में देखा कि कन्वेक्शन सेल की वजह से ये वाला पार्ट इस साइड और ये वाला पार्ट इस साइड मूव कर रहा है। तो यहाँ पर मेंटल है, मेंटल में क्या मिलता है हमको? मोल्टन मटेरियल। इस मोल्टन मटेरियल का क्या यूटिलिटी होती है? मोल्टन मटेरियल जब इसमें क्रैक डेवलप होता है तो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये जो मोल्टन मटेरियल जिस जगह से बाहर निकलता है उस जगह को हम बोलते हैं रिज, और उसका पूरा नाम होता है मिड ओशियनिक रिज। फाइन, तो रिज क्या होता है? जब कन्वेक्शन सेल्स ओशियनिक क्रस्ट को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है, एंड वहाँ से जो मोल्टन मटेरियल बाहर निकलता है उस जगह को हम बोलते हैं रिज। ठीक है, ये मैंने आपको एकदम जनरलाइज लैंग्वेज में बताया। तो देखिए, अब वेन एवर ओशियनिक प्लेट्स डाइवर्ज, तो उसकी वजह से क्या होता है? डाइवर्ज मतलब कि एक दूसरे से दूर जाना। दूर जाने की वजह से क्या होगा? टेंशनल फोर्स क्रिएट होगा। टेंशनल स्ट्रेस मतलब कि जब एक सपोज इस ओशियनिक क्रस्ट को ये कन्वेक्शन सेल अलग अलग डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि टेंशन में ला रहे हैं उसको, तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम टेंशनल स्ट्रेस। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? वहाँ पर एक फ्रैक्चर डेवलप हो जाएगा। तो ये लिथोस्फीयर में फ्रैक्चर डेवलप हो गया। अब इसमें से बेसाल्टिक मैग्मा जो है बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में। सी फ्लोर स्प्रेड करता है मतलब फैलता है। स्प्रेडिंग का लिटरल मीनिंग क्या होता है? फैलना, किसी चीज़ का फैलना। तो यहाँ पर सी फ्लोर फैल रहा है, और सी फ्लोर के फैलने की वजह से क्या हो रहा है? मोल्टन मटेरियल बाहर निकल के आ रहा है, और वो कहाँ पर स्प्रेड कर रहा है? सी फ्लोर पे। ठीक है, तो देखिए अब उसके आगे देखते हैं। तो अब देखिए, जैसे सपोज इस रिज से मोल्टन मटेरियल बाहर निकला तो यहाँ पर आकर एक्यूमुलेट होगा इस तरह से, और इस तरह भी एक्यूमुलेट होगा। तो इसकी वजह से जो ओल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था, ओल्ड ओशियनिक क्रस्ट था, वो डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। वो कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है अभी हम जब ट्रेंच के बारे में देखेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ओशियनिक क्रस्ट था, उसके ऊपर आकर एक नया ओशियनिक क्रस्ट ओवरलैप हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ की वजह से एक नया सी फ्लोर बन रहा है, और इसी वजह से इसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग।
तो नया ओशियनिक क्रस्ट बन रहा है। बट जैसे जैसे हम ओशियनिक रिज, मिड ओशियनिक रिज से दूर जाएंगे, जैसे सपोज यहाँ पर से अभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और यहाँ पर कोई माउंटेन्स वगैरह बन गए, थोड़ी और दूर गए, यहाँ पर और कोई हमको माउंटेन देखने को मिला। ये जब देखिए, जैसे सपोज हम इसको ईयर के एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सपोज 1990s में, 1990 में यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। ये काफ़ी छोटा टाइम स्पेन है बट एग्जांपल के लिए हम समझ रहे हैं। 1990 में यहाँ पर एक इरप्शन हुआ मेग्मा से, मेग्मा का इरप्शन हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक माउंटेन बन गया, ठीक है। बट हमने अभी क्या देखा कि ओशियनिक फ्लोर तो कंटिन्यूस मोशन में, यहाँ पर कंटिन्यूसली टेंशन फोर्स लग रहे हैं, तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो 1990s में यहाँ पर एक ओशियनिक क्रस्ट बना था, बट आज की अगर हम बात करें 2020 की, 2020 की अगर बात करें, तो ये वाला जो कॉन्टिनेंटल जो ओशियनिक क्रस्ट बना था वो कहाँ पहुँच चुका होगा, यहाँ कहीं पहुँच चुका होगा, क्योंकि सी फ्लोर कंटिन्यूसली स्प्रेड कर रहा है। और पुराने ओशियनिक क्रस्ट की बात करें, सपोज 1950s में अगर कोई क्रस्ट यहाँ पर बना था तो स्प्रेड करके हो सकता है अभी तक यहाँ पर पहुँच चुका हो। तो जैसे जैसे हम कहने का एसेंस ये है कि जैसे जैसे मिड ओशियनिक रिज से हम या तो इस तरफ जाएंगे या फिर इस तरफ जाएंगे, तो जो रॉक्स की एज है वो कम होती जाएगी, मतलब कि जो उनकी एज है वो कम होती जाएगी। फाइन। तो ये हमने एक बात डिस्कस की। अब देखिए, विद टाइम ओल्डर रॉक्स आर स्प्रेड फार्दर अवे एंड स्प्रेडिंग जोन, वाइल यंगर रॉक्स विल फाउंड नियर द स्प्रेडिंग जोन। मतलब कि ये वही चीज़ रिपीट हो रही है कि रिच के आसपास हमको यंगर रॉक्स देखने को मिलेगी, बट जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे उनकी एज कम होती जाएगी, आई मीन बढ़ती जाएगी। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किस चीज़ में हेल्प करती है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करने में, कि प्लेट्स जो है एक दूसरे से दूर क्यों खसकी। उसके अलावा हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि इसके बाद वाली थ्योरी है जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, उसको समझाने के लिए भी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की बहुत बड़ी यूटिलिटी है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का? कन्वेक्शन करंट थ्योरी में जो हमने डिस्कस किया था, एंड पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। अब ये पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये थोड़ा सा एक बड़ा कंसेप्ट है, तो आई थिंक हमें इसको कल ही कंटिन्यू करना चाहिए। फाइन। तो इसके बाद आके हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं हमारे लेक्चर को। थैंक यू।